अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 27 से, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, रड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस बिटवीन x बराबर 0 एंड x बराबर L। एक रड है, जो रखा हुआ है x एक्सिस के अलावा। मान लीजिए एक रड है जो रखा हुआ है x एक्सिस के अलावा। x बराबर 0 और x बराबर L के बीच में। करेक्ट, रड रखा हुआ है x बराबर 0 से x बराबर L के बीच में। तो हम लोग मान लिए कि एक रड है x एक्सिस के अलॉन्ग में, ये x एक्सिस, इस पर एक रड रखा हुआ है x बराबर 0 से x बराबर L तक। द लीनियर डेंसिटी मतलब मास बाई लेंथ, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी बोला गया है मास बाई लेंथ को। लीनियर डेंसिटी बराबर मास बाई लेंथ। रो ऑफ द रड, इसका सिंबल है रो, ऑफ द रड वेरीज विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एज रो इज इक्वल टू a प्लस bx। लीनियर डेंसिटी जो बोला गया मास बटा लेंथ रो को, तो कह रहा है कि रो इज इक्वल टू a प्लस bx, और x है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब कि मूल बिंदु से x दूरी पर, मूल बिंदु से x दूरी पर एक लंबाई का मास a प्लस bx है। मूल बिंदु से x दूरी पर, मूल बिंदु से x दूरी पर यहाँ जो रड है, मूल बिंदु से जो x दूरी पर रड है, वहाँ एक लंबाई का मास a प्लस bx है। एक लंबाई का मास यहाँ a प्लस bx है। तो जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा, रो का वैल्यू भी चेंज करेगा। मतलब कि यहाँ अगर x बराबर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा a, मतलब यहाँ मास बटा लेंथ a है। x बराबर 1 पर मास बटा लेंथ a प्लस b होगा। x बराबर 2 पर मास बाई लेंथ a प्लस 2b होगा। x बराबर 3 पर मास बाई लेंथ a प्लस 3b होगा। मतलब मास बाई लेंथ कहीं स्थिर नहीं है। तो थोड़ा ऐसा फिर बनाते ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो, अभी देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि मास बाई लेंथ एक जैसा नहीं है। यहाँ अगर यूनिट लेंथ काटा जाए तो ज़्यादा मास मिलेगा, यहाँ यूनिट लेंथ काटा जाए तो कम मास मिलेगा, यहाँ यूनिट लेंथ काटा जाए तो और कम मिलेगा, यहाँ काटा जाए तो और कम मिलेगा, यहाँ काटा जाए तो और कम मिलेगा। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ एक लंबाई काटेंगे तो कम मास मिलेगा, यहाँ एक लंबाई काटेंगे ज़्यादा मास मिलेगा, यहाँ एक लंबाई काटेंगे ज़्यादा मास मिलेगा। तो वास्तव में कुछ ऐसा रड है। और अगर ऐसा रड नहीं समझते, आप समझते हैं कि स्ट्रेट रड है, तो ये समझना होगा आपको कि मान लिया जाए कि रड अगर स्ट्रेट है तो इधर थोड़ा रेयर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मटेरियल थोड़ा डेंसर होता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मटेरियल थोड़ा और डेंसर होता जाएगा। ऐसे इधर थोड़ा मटेरियल रेयर है, इधर थोड़ा मटेरियल और डेंसर है। इधर मतलब बिरल और सघन जो बोलते हैं, बिरल और सघन, रेयर और डेंसर। इधर डेंसिटी कम है, इधर डेंसिटी ज़्यादा, ऐसा मटेरियल अगर स्ट्रेट मानेंगे तो। और अगर यूनिफॉर्म मान रहे हैं कि एक ही जगह है, मतलब कि मटेरियल एक ही जैसा भरा हुआ है, तो डिजाइनिंग थोड़ा ऐसा समझ लीजिए। और अगर सीधा रड मानेंगे तो आपको लगना चाहिए कि यहाँ पर हल्का मटेरियल डाला हुआ है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा। ऐसे अगर सीधा मानते तो तब ना, यहाँ एक लंबाई में मास कम होगा, यहाँ की लंबाई में मास ज़्यादा होगा, यहाँ की लंबाई में मास और ज़्यादा होगा, ऐसा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि
फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। पहले तो बताइए कि एसआई यूनिट क्या है ए और बी का। तो एसआई यूनिट ए और बी का निकाल लेंगे। रो है मास बाई लेंथ, इसका मतलब ई भी होगा मास बाई लेंथ। तो ए का यूनिट तो हो जाएगा मास बाई लेंथ, और बी एक्स भी होगा मास बाई लेंथ। तो बी एक्स का यूनिट भी होगा केजी पर मीटर। तो बी का यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया ऐसे यूनिट ए और बी का, केजी पर मीटर और केजी पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द मास ऑफ रड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। कह रहा है इस पूरे रड का मास बताइए। तो पूरा रड का मास अगर एक जैसा होता, जैसे कि मान लिया बताए ना कि यहाँ पर थोड़ा हल्का मटेरियल भरा हुआ है, यहाँ थोड़ा और भारी मटेरियल, या फिर कहिए कि यहाँ पर बिरल है, यहाँ पर सघन, यहाँ पर सघन। अगर ये रड ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्म रड होता कि हर एक जगह मटेरियल एक ही जैसा भरा हुआ है, मैंने कहीं से एक लंबाई काटते तो इतना ही मास मिलता, कहीं से एक लंबाई काटते इतना ही मास मिलता, कहीं से एक लंबाई काटते इतना ही मास मिलता। और अगर इसका लंबाई एल होता तो मास बराबर हम लोग बोल देते कि मास बटा लेंथ गुना लेंथ। जैसे एक लंबाई का मास रो होता, दो लंबाई का दो रो, तीन लंबाई का तीन रो, एल लंबाई का मास एल रो हो जाता, आंसर आता डायरेक्ट। लेकिन रो स्थिर तो नहीं है, रो का वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रो का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम लोग ऐसा तो है नहीं, हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक टुकड़ा हमने काटा है dx, बहुत छोटा है dx। तो x डिस्टेंस के बाद x डिस्टेंस पर एक लंबाई का मास कितना है a प्लस बी एक्स। तो एक लंबाई का a प्लस बी एक्स है, तो dx लंबाई का कितना होगा, तो dx लंबाई का होगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। एक लंबाई का मास a प्लस बी एक्स x डिस्टेंस पर, तो x डिस्टेंस पर एक लंबाई का a प्लस बी एक्स, तो dx लंबाई का a प्लस बी एक्स डी एक्स। तो इसका मास निकला, ये इसका मास निकला। हमें तो मास यहाँ से यहाँ तक निकालना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के l तक। तो a का इंटीग्रेशन होगा ax और bx का हो जाएगा bx स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से लेकर l तक। तो एक बार L पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, L पुट करेंगे तो आएगा AL प्लस BL स्क्वायर बाई 2, और 0 पुट करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो आंसर यही है AL प्लस BL स्क्वायर बाई 2। इस क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखते हैं 28। The momentum P of a particle। ये क्या है मोमेंटम, मोमेंटम of a particle changes with time according to the relation। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम को हम लोग P से लिखते हैं। तो ये जो P है मोमेंटम समय के साथ साथ बदल रहा है, मोमेंटम समय के साथ साथ बदल रहा है। और किस तरीका से बदल रहा है लिखा हुआ है 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकेंड इनटू टी। इस समीकरण के हिसाब से P का जो वैल्यू है बदल रहा है। इफ द मोमेंटम इज 0 एट t बराबर 0, कह रहा है कि मोमेंटम का वैल्यू t बराबर 0 पर 0 है। व्हाट विल बी द मोमेंटम एट t बराबर 10 सेकेंड। तो बताइए कि मोमेंटम t बराबर 10 सेकेंड पर कितना हो। मोमेंटम t बराबर 0 पर दिया गया, t बराबर 10 पर निकालना है। पहले इस समीकरण को हम ऐसे लिख लेते हैं कि dp इज इक्वल टू, यूनिट को तो छोड़ ही देते हैं हम लोग, बाद में हम लोग समझ लेंगे, 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकेंड टी। इसको ऐसे लिखते हैं कि 10 प्लस 2t, 10 प्लस 2t और इंटू dt। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं।
t बराबर जब 0 तो मोमेंटम बराबर भी 0, और t बराबर 10 तो यहाँ मोमेंटम बराबर भाट p मान लेते हैं। तो dp का इंटीग्रेशन होगा p 0 से लेके p तक बराबर 10 का इंटीग्रेशन 10t, 2t का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के 10 तक। तो एक बार इसका वैल्यू p, एक बार इसका वैल्यू 0, एक बार यहाँ देंगे 10 तो 100, यहाँ देंगे 10 तो फिर से 100, फिर दोनों जगह देंगे 0 तो 0 ही आएगा ये। तो p बराबर आ जाएगा कितना 200। तो मोमेंटम का वैल्यू आएगा 200। और आंसर में लिखा हुआ है kg मीटर पर सेकेंड। वो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इस तरह से मोमेंटम का यूनिट हो गया 200 kg मीटर पर सेकेंड। या इसको हम दूसरे ढंग से भी बना सकते थे, दोनों रूल हम लोग बताते थे। तो एक तो ये हुआ लिमिट देने वाला, एक हो गया कांस्टेंट जो मान के हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे c मान करके। ऐसे बनाइए इसको मिटा रहे हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि dp इज इक्वल टू 10 प्लस 2t dt। तो इसका इंटीग्रेशन p बराबर 10t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, और अपने मन से कांस्टेंट क्या मान लेंगे c। और ये वाला वैल्यू पुट करेंगे कि p का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर t का वैल्यू 0 रहेगा। तो t 0 हो गया, यहाँ t 0 हो गया, और ये प्लस c, इसका मतलब c बराबर 0। इंटीग्रेशन में अगर लिमिट नहीं लिया जाता है तो अपने मन से कांस्टेंट लेते हैं c। और जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करवा दिया कि t बराबर 0 तो p बराबर 0, तो c बराबर 0 आ गया। अब यदि c 0 आ गया इसका मतलब p बराबर तो यही रह गया 10t प्लस t स्क्वायर, दो कट गया। और p का मान निकालना है t बराबर 10 पर। तो 10 इंटू 10 100 प्लस फिर 10 इंटू 10 100 बराबर 200 और kg मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी एक लिमिट हम लोग लेकिन वही वाला ठीक है ज़्यादा। ऐसे में क्या है कि c मानना पड़ता है, फिर क्वेश्चन में कुछ कंडीशन होते हैं उसे सेटिस्फाई कराते हैं, c का वैल्यू निकाल लेते हैं और c का वैल्यू फिर वहीं पुट कर देते हैं। तो एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं मोमेंटम का वैल्यू 200 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29।